अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं एक बहुत बड़े साइंसदान से जो कि एक मॉन्क भी थे, एक पादरी थे। इनका नाम आपने किताबों में पढ़ा होगा। इन्हें ग्रेगर मेंडल कहा जाता है। 1865 में इन्होंने एक सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट किए। इन्होंने एक अपना बाग लगाया और उसमें मटरों के दानों पर बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए। मटर इसलिए लिए कि मटर लगाना आसान है और वो जल्दी बड़े हो जाते हैं। आप यहाँ पर इनका बाग देख सकते हैं जहाँ पर ये एक्सपेरिमेंटेशन की गई और इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये देखा जाए कि विरासत हेरिडिटरी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किस तरीके से मुंतकिल होती है, लॉज ऑफ नेचर क्या है। और इसके लिए इन्होंने दो किस्म के मटरों का पीस का इंतखाब किया। एक पीस वो थे जो रिंकल्ड थे, जिनके मटर आप देख सकते हैं ऊपर जो हल्के से डी शेप थे, जिनकी शेप डिफरेंट थी, उन पर छोटे छोटे रिंकल्स हैं। जबकि दूसरे राउंड मटर थे और इन्होंने एक राउंड मटर को लिया, उसके सीड्स को लिया और एक रिंकल्ड मटर को लिया और आपस में इनको क्रॉस किया। अब जो जनरेशन आई वो सारी की सारी राउंड मटरों पर मुश्तमिल थी, जनरेशन वन। ये बड़े हैरान हुए। इन्होंने फिर जनरेशन वन को आपस में क्रॉस किया ताकि देख सकें कि आगे रिजल्ट्स कैसे आते हैं। तो जब जनरेशन टू आई, G2 आई, तो उसमें 3 राउंड मटर थे और एक रिंकल्ड मटर था। इसका मतलब ये है कि 1/4 रिंकल्ड मटर्स उन्हें नज़र आ रहे थे। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट बहुत मरतबा किया, सैकड़ों मटरों पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन ये फिगर चेंज नहीं हुई। सेकेंड जनरेशन में वो ट्रेड जो फर्स्ट जनरेशन में छुप जाता था, रिसेसिव था, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि रिंकल्ड मटर ऐसा ट्रेड है, ऐसी करेक्टरिस्टिक्स है जो कि छुप गई है, वो सेकेंड जनरेशन में अपेयर होती थी और उसकी हमेशा जो क्वांटिटेटिव मेजर थी वो 1/4 होती थी। उन्होंने इस चीज़ को लॉ ऑफ नेचर कहा। उन्होंने कहा कि नेचर फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज पर काम करती है और जो चीज़ें हमें नज़र आती हैं उन्हें हम ट्रेड्स कहते हैं, करेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। लेकिन इन करेक्टरिस्टिक्स के पीछे कुछ रेशियोज काम कर रही होती जो कि हर मर्तबा उन्हें एक जैसी मिलती थी। यहाँ पर मैं आपको दो पेरेंट्स दिखा रहा हूँ, एक गुलाबी पेरेंट है और एक येलो पेरेंट है। और जब हम इनको क्रॉस करते हैं तो जो फैक्टर डोमिनेट करता है, मसलन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 इंडिविजुअल्स में पिंक कलर डोमिनेट कर रहा है, जो पिंक कलर का फैक्टर है वो डोमिनेट कर रहा है, जबकि एक इंडिविजुअल में जो कि सबसे आखिर में है उसमें येलो कलर का फैक्टर कलर डोमिनेट कर रहा है। तो इन्होंने कहा कि फैक्टर्स इनहेरिट होते हैं। इन फैक्टर्स को आगे जाकर हम देखेंगे कि जीन्स कहा जाता है। फैक्टर्स पेरेंट्स से इनहेरिट किए जाते हैं और ये फैक्टर्स एक ख़ास रेशो में इनहेरिट होते हैं। मसलन मैं आपको यहाँ पर इन फैक्टर्स की जो बज़ाहिर शक्ल आती है, जिसे ट्रेट कहा जाता है, वो दिखा रहा हूँ। हमारी आँखों के रंगों के पीछे भी जीन्स कारफरमा होती हैं। हमारी बीमारियों में भी इन फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा काम होता है। हमारी बज़ाहिर ज़ाहरी शक्ल पर भी इन फैक्टर्स का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। लेकिन मेंडल को बहुत से साइंसदान शक व शुबे की नज़र से देखते थे। उनमें से एक थे थॉमस हंट मॉर्गन। उनका ख्याल था कि ऐसा नहीं है। उन्होंने 1905 में फ्रूट फ्लाइज पर बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। फ्रूट फ्लाइज उन्होंने इसलिए उनका इंतखाब किया क्योंकि उनका लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट होता है, तो एक साल में आप उनकी कई जनरेशन्स ले सकते हैं और उनमें हज़ारों मक्खियों को आप देख सकते हैं। तो मॉर्गन ने भी यही काम किया। उन्होंने 2 किस्म की मक्खियों का इंतखाब किया। लाल रंग की मक्खियाँ आम थीं, एक नॉर्मल ट्रेड था, लेकिन सफ़ेद रंग की आंखों की मक्खी बहुत कम थी। और जब सफ़ेद रंग की मक्खी को लाल रंग की मक्खी, याद रहे कि सफ़ेद रंग की मक्खी मेल थी और रेड कलर की मक्खी फीमेल थी, उनको आपस में क्रॉस किया गया, तो उन्होंने देखा कि सेकेंड जनरेशन में जितनी भी मक्खियाँ थी, चाहे वो मेल हों या फीमेल हो, उनकी आंखों की रंगत लाल थी। F1 यहाँ पर सेकेंड जनरेशन दिखा रहा हूँ। तो उन्होंने देखा कि फर्स्ट जनरेशन में जितनी भी मक्खियाँ आई, चाहे वो मेल थी या फीमेल, उनकी आंखों का रंग लाल था। लेकिन सेकेंड जनरेशन में जब उन्होंने फर्स्ट जनरेशन को क्रॉस किया तो सेकेंड जनरेशन में उन्हें कभी भी उनको फीमेल मक्खी नहीं मिली जिसकी आंखें सफ़ेद हों। इससे उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया
कि जीन्स क्रोमोसोम्स पर लाई करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑफस्प्रिंग की सेक्स हमारे सेक्स क्रोमोसोम से आती है। यहाँ पर मैं आपको फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम्स दिखा रहा हूँ जो कि XX होते हैं इंसानों में, और मेल के क्रोमोसोम्स XY कहलाते हैं। और इसमें जो भी डोमिनेट करता है आगे जनरेशन में, उसके ट्रेड्स वाजे होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 23 पेयर हैं क्रोमोसोम्स के, लेकिन जो सबसे आखिरी पेयर है वो XX होता है फीमेल्स में और XY होता है मेल में, और यही आगे ऑफस्प्रिंग की सेक्स को बयान कर रहा होता है। क्रोमोसोम्स मुख्तलिफ जानवरों में और इंसानों में मुख्तलिफ होते हैं। मसलन इंसानों में, तमाम इंसानों में 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं, 23 पेयर। लेकिन अगर आप चावल में देखेंगे तो आपको 24 नज़र आएंगे, यानी कि 12 पेयर। अगर आप राउंड वर्म में देखेंगे तो आपको 2 पेयर नज़र आएंगे, 4। अगर आप डॉग में देखेंगे तो आपको 78 नज़र आएंगे, और आपको चिंपैंजी में 48 क्रोमोसोम्स मिलेंगे। हम ये जान चुके थे अब तक कि जीन्स यानी कि फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि क्रोमोसोम्स पर लाई करते हैं। लेकिन अब आए जॉर्ज बीडल, और उन्होंने सोचा कि वो इन जीन्स को और ज़्यादा एक्सप्लोर करें कि क्या सिर्फ ये हेरिडेटरी के लिए, विरासत के लिए इस्तेमाल होती हैं, या इनका कोई और काम भी है। उन्होंने ब्रेड मोल्ड को उगाया। आप देख सकते हैं जो ब्रेड ख़राब होती है उस पर मोल्ड आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करती है। 1941 की बात है। इसलिए किया कि ये आसान एक्सपेरिमेंट था और इस पर उनको बहुत ज़्यादा लागत नहीं आई। उन्होंने इसे एक्सरे से इसको एक्सपोजर दिया, क्योंकि इंसान उस वक्त जानता था कि क्रोमोसोम्स जो कि हमारी सेल में 23 पेयर मौजूद हैं वो एक्सरे से डिस्ट्रॉय होते थे, और मोल्ड में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जब उसे एक्सरे के सामने किया गया तो उन्होंने देखा कि मोल्ड आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना बंद कर गई। अब ये उनके लिए बहुत हैरानी की बात है, क्योंकि हम तो ये समझते थे कि क्रोमोसोम्स पर जीन्स हैं और जीन्स सिर्फ विरासत के लिए, यानी अगली जनरेशन में पास ऑन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन अगर क्रोमोसोम्स डैमेज होते हैं तो उनका ग्रोथ से क्या ताल्लुक है। और फिर एक हाइपोथेसिस दिया गया कि क्रोमोसोम्स या जीन्स एंजाइम्स को कंट्रोल करती हैं। एंजाइम्स आगे प्रोटीन्स बनाती हैं, तो अगर एंजाइम्स नहीं बनेंगी तो प्रोटीन्स नहीं बन सकेगी और मोल्ड आगे ग्रो नहीं कर सकेगी। मैं आपको यहाँ पर एंजाइम्स दिखा रहा हूँ, और एंजाइम्स का काम क्या है। एंजाइम्स का काम ये है कि ये एक ऐसी सिंपलर फॉर्म है प्रोटीन की जो कि रिएक्शंस करवाती हैं, नए मॉलिक्यूल्स बनाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके पास 2 जगह होती हैं, 2 खाने होते हैं जिन्हें सबस्ट्रेट कहा जाता है। तो 2 सबस्ट्रेट आते हैं, उन जगहों पर इकट्ठे होते हैं और उनको जोड़ देती हैं या एक मॉलिक्यूल को तोड़ देती हैं, तो ये नए प्रोडक्ट्स बनाती हैं। ये एक ऐसा बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि केमिकल रिएक्शंस को तेज़ करवाती है। तो अगर एंजाइम काम नहीं करेगी तो आगे मोल्ड ग्रो नहीं कर सकेगी। तो इस वजह से उस वक्त के साइंसदानों ने 1 जीन 1 एंजाइम का हाइपोथेसिस दिया कि हर जीन एक एंजाइम को आगे कंट्रोल कर रही है। लेकिन आज हम ये जानते हैं, क्योंकि हम जीनोम को डिकोड कर चुके हैं, कि एक डीएनए में 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं जो कि 46 क्रोमोसोम्स में अरेंज हुए होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक सेल है, उसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं, 46 हैं, 23 पेयर्स हैं, और उसके बाद एक क्रोमोसोम को आगे आप लेकर जाएंगे तो ये डीएनए बन जाएगा, और डीएनए का एक छोटा हिस्सा जीन्स कहलाता है जो कि खास काम कर रहा होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है। और अगर आप इससे भी नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको डीएनए की कोडिंग नज़र आएगी जो कि हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि अभी आना है डॉक्टर बारबरा मैकलिंटॉक ने। मैकलिंटॉक एक खातून साइंसदान थी, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया गया साइंटिफिक वर्ल्ड में। 1983 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया, लेकिन उससे पहले इनके काम को बहुत ज़्यादा पजीराई नहीं मिली। इन्होंने काम किया कॉर्न पर। इन्होंने देखा कि कॉर्न के मुख्तलिफ कलर होते हैं और ऐसा क्यों होता है। तो इन्होंने मुख्तलिफ कॉर्न्स ली और उनकी जीन्स को देखना शुरू किया। तो इनको हैरानी हुई कि जीन्स की जो पोजीशन है, मसलन कलर की, कॉर्न के कलर की जो जीन्स की पोजीशन है वो एक कॉर्न में एक जगह है, लेकिन दूसरी कॉर्न में वो डिफरेंट जगह पर है, तीसरी कॉर्न में वो अपनी जगह से, दोनों जगह से डिफरेंट है। तो इनको हैरानी हुई, क्योंकि उस वक्त तक साइंसदान ये समझते थे कि जीन्स एक स्पीशी में जहां पर जीन्स मौजूद हैं आपको वहीं पर नजर आएंगी। लेकिन इनका यह ख्याल था, इन्होंने ये कहा कि जीन्स जंप करती हैं।
आपको भुट्टों में ही क्रोमोसोम्स पर जीन्स मुख्तलिफ जगह पर एक ही फिनोटाइप को कंट्रोल करने वाली जीन्स मुख्तलिफ जगहों पर नजर आएंगी, जो कि जिनका नाम इन्होंने जंपिंग जीन्स रखा। और इन्होंने कहा कि इन जीन्स की जंप की वजह से मुख्तलिफ किस्म के ट्रेड्स नज़र आते हैं, हमें एवोल्यूशन नज़र आती है, एवोल्यूशन में जो चेंजेस नज़र आते हैं वो इन जंपिंग जीन्स की वजह से होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक जीन्स दिखा रहा हूँ, तो आप देखेंगे रेड कलर की है और इसका नाम इन्होंने ट्रांसपोजॉन रखा। इसी ने यहाँ से जंप किया और आप देख सकते हैं कि इसने जाकर होस्ट जीन को डिस्टर्ब कर दिया और एक नया ट्रेड दे दिया, डिफरेंट चीज़ होगी। तो फिनोटाइप या ज़ाहरी शक्ल, ज़ाहरी चीज़ क्यों चेंज होती है? उसकी वजह एनवायरनमेंट से प्रेशर भी हो सकता है या हमारी जीन्स की म्यूटेशन भी हो सकती है। इन दोनों कंडीशंस में हमारी फिनोटाइप चेंज हो सकती है। मैं अब आपको लेकर चलूँगा कोल्ड स्प्रिंग हार्बर लेबॉर्ट्री में, जहाँ पर बैक्टीरिया फेज वायरस पर काम किया जा रहा है। ये एक ऐसा वायरस है जो कि बैक्टीरिया के ऊपर आता है और फिर बैक्टीरिया के अंदर अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है। आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरिया वायरसेस से भर जाता है और फिर वो बैक्टीरिया फट जाता है, एक्सप्लोड कर जाता है। इकोलाई बैक्टीरिया होता है। लेकिन साइंसदानों ने यह सोचना शुरू किया कि आखिर इसके ऑफस्प्रिंग इस बैक्टीरिया में दाखिल कैसे होते हैं। तो उनके जहन में दो चीज़ें हैं, या तो इसकी प्रोटीन, ये जो कैप्सूल आपको नज़र आ रहा है, इसकी प्रोटीन उसके अंदर जाती है, बैक्टीरिया के अंदर जाती है और वो अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करती है, या फिर इसका जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, अब हम उसे जेनेटिक मटेरियल कहते हैं लेकिन उसको साइंसदानों को नहीं पता था, वो अंदर जाता है और वो ज़्यादा वायरस प्रोड्यूस करते हैं। तो उन्होंने रेडियो एक्टिव लेबलिंग कर दी दोनों की, इसके ये जो बाहर आपको शेल नज़र आ रहा है इसकी भी, और अंदर जो आपको मादा नज़र आ रहा है इसके भी, जो कि डीएनए। और फिर जब उन्होंने देखा तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये मादा जब भी वायरस आता है तो वो इस मादे को इंजेक्ट करता है बैक्टीरिया के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डीएनए या आरएनए इसके अंदर जा रहा है और जाकर वो फिर और वायरसेस को प्रोड्यूस करता है। तो शेल अंदर नहीं जाता लेकिन डीएनए अंदर जाता है और जाकर वो रिप्रोड्यूस करता है, अपने ऑफस्प्रिंग्स बनाता है और उससे अंदाज़ा हुआ कि इस तरीके से ये अपने आप को ग्रो करा रहा है। तो अब हम डीएनए की तरफ आते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर को देखते हैं। डीएनए में 4 नाइट्रोजन बेसिस ACGT इस्तेमाल होती हैं। इनके नाम यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। अगर आप ए से देखें तो एडेनाइन, गॉनाइन, थायमीन और साइटोसाइन, ये सारी की सारी इनके मुख्तलिफ कम्बिनेशन मिलकर डीएनए को बनाते हैं। तो जब डीएनए को हमने सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को देखना था तो हमने एक क्रिस्टलाइज्ड डीएनए का सैंपल लिया और उसके लिए, उसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए हमने डिफ्रैक्शन का इस्तेमाल किया। हमने एक्सरेज को उस पर बम्बार्ड किया, एक्सरेज गई, उससे टकराई और उन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट पर मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स दिखाए। और जब इन पैटर्न्स को रिवर्स इंजीनियरिंग की गई इनकी, तो हमें डीएनए का स्ट्रक्चर मिल गया। ये एक बहुत मशहूर तरीका है जिसे हमेशा एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक कहा जाता है और इसके ज़रिए हम डीएनए के या मुख्तलिफ क्रिस्टल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करते हैं और उन्हें रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जब आपने डिफ्रैक्शन पैटर्न नोट किया, या आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न नज़र आ रहे हैं और उनको रिकन्स्ट्रक्ट किया, तो हमें एक ऐसी शक्ल मिली। आप देख सकते हैं कि ये डबल हेलिक्स है, यहाँ पर आपको 2 हेलिक्स नज़र आ रहे हैं और उनके बीच में आपको बहुत से सीक्वेंस नज़र आ रहे हैं जिनको हम आगे देखने जा रहे हैं। तो पहली मर्तबा साइंसदानों को डीएनए के स्ट्रक्चर का मालूम हुआ और इसमें अगर आप इसको स्ट्रेट फॉर्म में देखें, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो कि मैंने आपको नाइट्रोजन बेसिस बताई थी, CGAT। ए और टी आप देखें इनका आपस में हमेशा कनेक्शन होता है और ये कनेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये कनेक्शन बनाते हैं। इसी तरीके से GC आपको नज़र आएंगे कि C और G या G और C का आपस में कनेक्शन होता है और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड से बनते हैं। तो इनके आपस में जो इंटरकनेक्टिविटी होती है वह हाइड्रोजन बॉन्ड से होती है। और बाहर आपको नज़र आ रहा है, ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये जो लैडर की बाहर के हिस्से हैं ये राइबोज होते हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनके मुख्तलिफ कम्बिनेशन है और जब हम इसे हेलिकल फॉर्म में लेके आएंगे तो ये एक डीएनए बन जाएगा। और इसकी जो बाहर की फॉर्म है वो शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है। जो बाहर वाली फॉर्म है इसमें अगर आप देखें तो आपको ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नज़र आएगा। आप देखें ये वाली फॉस्फेट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है और उसके साथ आपको यहाँ पर राइबोज नज़र आ रही हैं और बीच में आपको नाइट्रोजन बेसिस नज़र आ रही हैं और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि उनके स्ट्रक्चर को आगे
कनेक्ट कर रही है और फिर हमारे पास दूसरी वॉल आ जाती है। तो हमारे पास आपको यहाँ पे पूरा डीएनए स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जिसमें आपको यहाँ पर बेस पेयर्स नज़र आ रहे हैं और उसके बाद इसके एक छोटे हिस्से को हम जीन कहते हैं, जो कि खास काम कर रही है। वो छोटा हिस्सा आपकी आंखों का कलर भी हो सकता है, आपका कद भी हो सकता है, आपके जिस्म का रंग भी हो सकता है। यहाँ पर अगर आप देखें बाहर तो आपको नजर आएगा कि शुगर फॉस्फेट की इसकी बैकबोन बनी हुई है। तो हमारे पास न्यूक्लियस होता है सेल में और सेल के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के साथ आगे डीएनए और उसका एक हिस्सा जीन कहलाता है। लेकिन सवाल यह है कि सेल प्रोटीन से मिलकर बनता है और प्रोटीन्स बनाती हैं डीएनए। तो डीएनए न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये तो न्यूक्लियस के अंदर है और सेल का साइटोप्लाज्म प्रोटीन से बना होता है। उसके लिए एक खास प्रोसेस होता है जिसमें डीएनए सबसे पहले, यहाँ पर आपको 2 स्ट्रैंड्स नजर आ रहे हैं, ये आरएनए में बदलता है। इसे कहा जाता है मैसेंजर आरएनए। आरएनए को भी यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखें ये डबल आपको वॉल नजर आ रहा है डीएनए, लेकिन अगर इसको हम बीच में से अलग कर दें तो आपके पास एक सिंगल वॉल्ड एंटिटी आ जाएगी और इसे हम आरएनए कहते हैं। और इसके इसमें से एमआरएनए कहते हैं, क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए है जो कि आगे मैसेज को लेकर जा रहा है और फिर इस आरएनए से प्रोटीन्स बनती हैं। तो डीएनए ट्रांसक्रिप्ट करता है आरएनए में और आरएनए इस न्यूक्लियस से बाहर निकल जाता है, इसकी वॉल से पेनिट्रेट कर जाता है, बाहर निकल जाता है और वहां पर जाकर ये साइटोप्लाज्म में प्रोटीन्स बनाता है, जो कि हमारे सेल का बिल्डिंग ब्लॉक है और हमारी बॉडी प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आरएनए, तो आपको नजर आएगा कि इसकी सिंगल वॉल है। इसी तरीके से साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और यूरासिल, आप इसकी नाइट्रोजन बेसिस देख रहे हैं तो आपको यहाँ पर यू डिफरेंट नजर आएगा, जबकि हमारे पास यहाँ पर थाइमीन थी डीएनए में। तो थोड़ा सा इनमें फर्क है, लेकिन आरएनए का फंक्शन आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। तो डीएनए से आप देख सकते हैं आरएनए बनता है और इससे फिर प्रोटीन्स बनती हैं, जो कि हमारी जिंदगी का बिल्डिंग ब्लॉक है। आखिर में मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक सेल में 1.5 GB डाटा स्टोर होता है डीएनए की फॉर्म में। हमारी बॉडी में टोटल 40 ट्रिलियन सेल्स होते हैं और अगर इन दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल 60 ज़ेटाबाइट का डाटा है, जो कि हमारे इस डीएनए में मौजूद है, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल भी है और इसके और भी बहुत से पर्पसेस हैं। इतना ज़्यादा डाटा मौजूद होने का मतलब यह है कि हम एक बहुत बड़ी हार्ड डिस्क हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।